हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रेखाएं और कोण। इसका हम 2 पार्ट कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका 3rd पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वॉच द वीडियो कंप्लीट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। क्या होती है समांतर रेखाएं? यदि 2 रेखाएं एक ही समतल में हों, समतल क्या होता है? जैसे एक पेपर हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम? समतल। यदि 2 रेखाएं एक ही समतल में हों तो किसी भी दिशा में बढ़ाने पर, चाहे आप इस दिशा में बढ़ाइए चाहे इस दिशा में बढ़ाइए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। जैसे ये दोनों लाइन है, इन्हें आप कितना भी आगे ले जाइए, कितना भी पीछे ले जाइए, ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। जैसे ये वाली 2 लाइन्स हैं, एल और एम। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं एल पैरेलल टू एम। इसको इंग्लिश में समांतर को क्या बोलते हैं? पैरेलल। या एम पैरेलल टू एल, दोनों एक ही बात है। एल एम के पैरेलल है और एम एल के पैरेलल है। नेक्स्ट है हमारे पास तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? वह रेखा जो 2 या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे हमारे पास 2 रेखाएं हैं, इनको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखा एल जो है वो एम और एन को प्रतिच्छेद कर रही है। इस रेखा एल को, ये वाली जो रेखा एल है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ कोण हैं, जैसे बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन से होते हैं? जो लाइन के बाहर बने हुए हैं। ये वाले कोण, ये बाहर बने हुए हैं ना, ये सब तो अंदर हो गए। इन दोनों लाइन को अगर हम देखें तो ये अंदर का पोर्शन हो गया और ये बाहर का, ये वाला बाहर का। तो इन्हें बोलते हैं हम बाह्य कोण। जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये क्या हुए? बाह्य कोण। और अंतः कोण हुए ये जो अंदर वाले हैं, जैसे 4, 3, 5, 6। 4, 3, 5, 6 क्या हुए? हमारे अंतः कोण। अब आगे आपकी डेफिनेशन आती है संगत कोण की। संगत कोण कौन से होते हैं? जो लाइन के एक ही तरफ बने हो। एक तरफ यानी कि ये ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो 1, 5 का संगत कोण है। 2 लाइन के ऊपर है, 6 इस लाइन के ऊपर है, तो 2, 6 की संगत है। 4 लाइन के नीचे और 8 भी लाइन के नीचे है, तो 4, 8 का संगत कोण है। ऐसे ही 3 और 7 भी लाइन के नीचे है, तो 3, 7 का संगत कोण है, या 7, 3 का संगत कोण है। ये आपको संगत कोण समझ में आए होंगे, आई होप दैट। अब आगे आते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं हमारे? जो जेड की शेप में होते हैं। जैसे ये हमने एक जेड बनाया, तो 4 और 6 आपस में कैसे हुए? एकांतर कोण। एक उल्टा जेड बना दो, ऐसे वाला, तो 3 और 5 क्या हुए? ये भी एकांतर कोण। ये तो हुए हमारे एकांतर अंतः कोण। अब देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं? जो जेड बनाने पर बाहर की तरफ हो। ये जेड बनाने पर 1 बाहर की तरफ है और नीचे 7 बाहर की तरफ है, तो 7 और 1 आपस में कैसे होंगे? बाह्य एकांतर कोण। ऐसे ही 2 और 8 बाह्य एकांतर कोण होंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। हमने क्या पढ़ा है? समांतर रेखाएं। तिर्यक रेखा कौन सी थी? एल। संगत कोण कौन से थे? जो लाइन के एक ही साइड बने हों। एकांतर कोण हमारे 2 टाइप के होते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतः कोण जो जेड के अंदर हो, एकांतर बाह्य कोण जो जेड के बाहर की तरफ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास? तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण। जो तिर्यक रेखा होती है, ये हमारी तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक ओर के अंतः कोण, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इधर वाले अंतः कोण कौन से होंगे? 4 और 5, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ओर के अंतः कोण होंगे। ऐसे ही 3 और 6 भी एक ओर के अंतः कोण होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। संगत, एकांतर, बाह्य एकांतर, अंतः एकांतर, तिर्यक रेखा के एक और अंतः कोण, ये सब समझ आना ज़रूरी है, तभी आपको ये अच्छे से समझ आ पाएगा। चलिए करते हैं। यदि तिर्यक रेखा को 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। हमारे पास एक तिर्यक रेखा है, इसे बोल दिया एल।
ये हमारे दो समांतर रेखाओं, इसे बोल दिया M और N, इनको प्रतिच्छेदित करती है, कर रही है ना प्रतिच्छेदित। तब हमारे अगर हमारी ये दोनों रेखाएं समांतर है तब ये कंडीशन है, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण कौन से थे हमारे, ये एक साइड बनने वाले, यानी कि इसके लिए हमारा एंगल 1 इक्वल होगा, संगत कोण कौन सा होगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर एंगल 5 के, इसके ऊपर एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। ये भी हमारे संगत कोण है तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। और ऐसे ही एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये आपको समझ आए होंगे। अब आगे देखते हैं एकांतर अंतःकोण, यानी कि जो एकांतर अंतःकोण बनता है ये Z के अंदर बनने वाले कोण, ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। पहला Z सीधे वाला, यानी कि 4 और 6 आए तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। ऐसे ही दूसरा Z ये बन जाएगा हमारा 3 और 5 वाला, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। आगे आता है आपके एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे। जैसे हमने Z बनाया था, अंतःकोण तो बराबर थे, बाह्य कोण कौन सा हमारा 1 और 7, तो 1 इक्वल होगा एंगल 7 के। ऐसे इसको बनाया तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 2 इक्वल एंगल 8। शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पहले आप प्रीवियस क्लासेस देखिए, फिर ये क्लास देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, आमने सामने वाले कोण, यानी कि एंगल 1 इक्वल होंगे एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 6 इक्वल एंगल 8, एंगल 5 इक्वल एंगल 7। और ये सब कब होगा, जब हमारी रेखाएं आपस में समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लीजिए। एक और के अंतःकोणों के युग्मों का योगफल 180 होता है। ये जो एक और के अंतःकोण है यानी कि 4 और 5, इन दोनों का योगफल क्या होगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 180 होगा। ऐसे ही 6 और 3 को जोड़ दिया जाए तो वो भी 180 होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। देखिए ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके भी समांतर है, तो ये वाली रेखा भी तो इसके समांतर होगी। कैसे, ये रेखा कभी भी इससे नहीं मिलती है, ये रेखा इससे कभी भी नहीं मिलेगी, तो क्या ये इससे कभी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमारी एक रेखा दो रेखाओं के समांतर है तो वो रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। चलिए आगे करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। एक हमें आकृति दी हुई है ये वाली, जिसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, और फिर दर्शाइए ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी सी डी के समांतर दर्शाना है। पहले x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला एंगल है 50। ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं, एनसीईआरटी से, तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गाइज एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए 6.2 मैंने सब क्वेश्चंस लिखे भी है, फिर इनको सॉल्व भी कर रही हूँ। आपको थोड़ा ही टाइम लगता है एक वीडियो को लाइक करने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए जब आप कोई वीडियो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एंगल 50 है, हमें पता है एल क्या है, एक सीधी लाइन है, एल एक रेखा है। तो जो इसमें 50 और x होगा वो रेखीय कोण होंगे, तो 50 प्लस x कितना हो जाएगा हमारा 180। क्यों हुआ ये रैखिक कोण। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 180 माइनस 50 यानी कि 130। चलिए x की वैल्यू तो आ गई, एक आंसर हमारा आ गया। x फाइंड करना था ना। दूसरा देखिए y, ये हमारे कैसे कोण है, एकांतर, तो एंगल y इक्वल्स टू 130। क्यों,
एकांतर कोण। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी और सी डी आपस में कैसी हैं, समांतर है। ए बी और सी डी समांतर होने के लिए अगर हम दिखा दें कि ये वाला एंगल 50 है और ये वाला एंगल भी 50 है। देखिए अगर ये 30 है तो ये 50 होगा ही हमारा, तो इसको हम दिखा सकते हैं ना कि ये जो हमारा एंगल है ये कितना है हमारा 50 है। और जो हमारे x और y की वैल्यू आई है वो भी हमारी 130 एकांतर कोण में इक्वल आई है। हमने देखा कि एंगल x इक्वल आया है एंगल y के, कैसे, एकांतर कोण। गाइस ये जो अभी ऊपर है ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है। ये आमने सामने के कोण कौन से होते थे, शीर्षाभिमुख कोण। और ये वाले होते थे हमारे एकांतर कोण। एकांतर कोण दोनों किसके इक्वल हैं, 130 के। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो लाइन होंगी ए बी ये अब पैरेलल होगी सी डी के। बस ये इसका सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृति में यदि हमें कहा है ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी कि ए बी ई एफ के पैरेलल भी होगी। ये तो हमने अभी पढ़ा था ना कि यदि एक रेखा दो रेखाओं के समांतर है तो वो दो रेखाएं भी आपस में समांतर होती है। हमें दिया गया है y रेशो z इजिकल टू 3:7। अगर हमारा ये x है तो ये भी x होगा ना, बताइए, ये भी x होगा ना। तो चलिए, और ये अगर हमारा y है तो ये वाला भी हमारा y होगा। एंगल डी, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू। जो एंगल डी ये वाला एंगल होगा ये भी क्या होगा हमारा y होगा। इसको ओ, इसको डैश कह देते हैं। एंगल डी ओ क्यू इक्वल्स टू y, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण से y हो गया। और हमें पता है ये जो एकांतर कोण होते हैं, अंतः एकांतर कोण होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। y प्लस इनका योगफल कितना होता है हमारा 180 होता है। y प्लस जेड इजिकल टू 180 अंतः कोण। हमें क्या कहा है, y रेशो z 3:7 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इजिकल टू 3a और z इक्वल्स टू 7a। कोई भी हमने वेरिएबल अपने आप से मान लिया, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 3a प्लस 7a। अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि रेशो तभी आता है जब इनमें कुछ कॉमन फैक्टर कटता है। कितना होगा 180, ये हो गया 10a इजिकल टू 180 और a इजिकल टू 0 से 0 18। अब हमें y और z की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। जो x होगा वो हमारा ये वाला कोण होगा ना, x। अगर हम देखें तो एकांतर कोण से हमारे x और z इक्वल होंगे। एंगल z इक्वल्स टू एंगल x, कैसे, एकांतर कोण से। आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोण बराबर हो रहे हैं। तो एंगल z कितना है हमारा 7a और हमें एंगल x निकालना था। 7a कितना हुआ हमारा 7 इंटू 18 इजिकल टू x। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 126। x की वैल्यू कितनी है 126। यही हुआ हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, निम्न आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के और एफ ई परपेंडिकुलर है सी डी पे,
और GED ये वाला पूरा कोण हमें दिया गया है 126। तो AGE ये वाला कोण ज्ञात करना है। GEF ये वाला कोण ज्ञात करना है। FGE ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये 90 है हमारा, तो 120 में से 90 को माइनस करके हमें GEF मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या GED हमें दिया है एंगल GED इज इक्वल टू 126। इसको हम लिख सकते हैं GEF एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल्स टू 126। GEF तो हमें फाइंड करना है, प्लस FED की वैल्यू पता है हमें 90 है। अगर लंबवत होता है इसका मतलब वैल्यू 90 है। एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90। 6 माइनस किया, 12 में से 9 माइनस किया, 36। GEF एक वैल्यू हमारे पास आ गई 36 डिग्री। ये कितनी आई? 36। अब देखिए एकांतर कोण से क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? अगर ये 126 है तो ये भी 126। एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED के। कैसे? एकांतर कोण। कितना है ये हमारा? 126, यानी कि एंगल AGE की वैल्यू आ गई हमारी 126। दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालनी है ये तीसरी वैल्यू। अगर ये एक रेखा है तो ये हमारा एक रैखिक कोण हुआ और इसे जोड़ के क्या आना चाहिए? 180। तो लिख देते हैं एंगल AGE प्लस एंगल AGE प्लस एंगल EG, जो भी हमें फाइंड करना है उसी की टर्म में लिख लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है? FGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। देखिए एंगल AGE की वैल्यू 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। एंगल FGE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 126, यानी कि 4 और 7 × 554। एंगल FGE तीनों वैल्यू हमारी आ गई। फर्स्ट वैल्यू ये रही, सेकंड ये वाली और थर्ड ये वाली। यही तीन हमें फाइंड करने थे। देखिए क्वेश्चन में यही करने थे ना। एंगल AGE 126, एंगल GEF 36, एंगल FGE 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या हमारा? एक हमें आकृति दी हुई है और उसमें कहा गया है कि PQ पैरेलल है ST के, यानी कि ये दोनों आपस में समांतर हैं। और ये वैल्यू दी हुई है हमें PQR 110 और RST 130। तो हमें फाइंड क्या करना है? QRS ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें हम एक समांतर रेखा ड्रॉ कर लेते हैं बिंदु R पे। बिंदु R पे क्या करेंगे? एक समांतर रेखा ड्रॉ कर लेंगे। ये रफ समांतर रेखा ड्रॉ की है हमने। चलिए
इसको बोल देते हैं ए बी। फॉर लिटिल मोर क्लियरिटी वी ड्रॉ द फिगर अगेन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, मैं निम्नाकृति में यदि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है और ये हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, तो हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू आर एस। हमें ये क्यू आर एस ज्ञात करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। ये देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ये लाइन, ये जो ए बी लाइन हमने ड्रॉ की है वो पी क्यू और एस टी के पैरेलल ड्रॉ की है। थोड़ी पैरेलल लग नहीं रहे पर पैरेलल ही ड्रॉ की है। तो जो हमारी एस टी लाइन है वो पैरेलल है ए बी के। अब एंगल टी एस आर या फिर आर एस टी भी बोल सकते हैं, एंगल आर एस टी प्लस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम क्या होगा हमारा 180, क्योंकि ये क्या है हमारे अंतः कोण है। एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180। क्यों? अंतः कोण। ठीक है। अब आर एस टी की वैल्यू हमें पता है 130 है, प्लस एस आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एस आर बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 माइनस 130 यानी कि 50। तो ये वाला एंगल कितना है हमारा 50। अब सेम ऐसे ही हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेंगे। पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180। तो पी आर क्यू कितना था हमारा 110 प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 और एंगल क्यू आर ए क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। क्यू आर ए ये हमारा कितना आया 70। अब हमें पता है ये पूरा क्या है, एक लीनियर एंगल है। तो एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल एस आर बी कितना हो जाएगा 180। इसे लिखेंगे हम रैखिक कोण। क्यू आर ए की वैल्यू कितनी 70 प्लस क्यू आर एस हमें फाइंड करना है और ये कितना 50 इज इक्वल टू 180। तो क्यू आर एस कितना हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 120 यानी कि 60 डिग्री। क्यू आर एस कितना है हमारा 60 डिग्री और यही हमें फाइंड करना था। देखिए तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले तो ये हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से, यानी कि एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एक्स के। ये एंगल एक्स ही तो है हमारा और ए पी क्यू कितना है 50। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 50। ये 127 है और ये क्या है हमारा एक रेखीय कोण है, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर डी। एंगल क्यू आर पी प्लस पी आर डी कितना हो जाएगा 180। क्यू आर पी हमें नहीं पता है लेकिन हमें पी आर डी पता है 127 इज इक्वल टू 180। क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 127 कितना आ जाएगा ये 3 7 2 53।
QRP। हमें चाहिए y की वैल्यू। ये त्रिभुज में बनने वाले एंगल है QRP, x और y। x प्लस y प्लस एंगल QRP इज इक्वल टू 180। क्यों? त्रिभुज में बनने वाले एंगल, त्रिभुज के कोणों का योगफल बराबर 180। त्रिभुज के कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 50। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। QRP की वैल्यू 53 इज इक्वल टू 180। यह 103 प्लस y इज इक्वल टू 180। 103 को इधर लेके आओ तो 180 माइनस 103 77 किसकी वैल्यू आई हमारी? y की। तो हमें दो वैल्यू फाइंड करनी थी, एक x की और एक y की। हमने फाइंड कर ली, यही हमारा आंसर है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।